We will discuss about the potential energy due to system of charges. The name of article is potential energy due to system of charges. Okay. So अब आपको अभी तक जो पता है वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन ऑन ए चार्ज होता है. ओके. तो वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. ओके. अब यदि ये जो वर्क डन है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म ले लेता है. राइट. इफ इट इज कंजर्वेटिव फोर्स then whole the work done against the electrostatic force will be converted into stored as the potential energy. So this is q and v the function of r. ये हमारा रहेगा फॉर्मेट कि हम अपना जो प्रॉब्लम है उसको कुछ इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे. ओके. सो अब सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि आपको सबसे चार्जेस को इकट्ठा करना है किसी पॉइंट के ऊपर. राइट. सो आई विल ट्राई टू ड्रा द डायग्राम कि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बनेगा. फॉर एग्जांपल के आपके पास एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं यहाँ लिखता बना देता हूँ और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं और आप एक चार्ज को Q1 को इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं. आपने इसको एंजॉय करना है और एक कहानी की तरह सुनना है. जब ये चार्ज आप यहाँ लेके आएंगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट यहाँ कोई सोर्स चार्ज नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्रिएट कर रहा है और जो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा. और यदि इसको आने के लिए ओपोज करने के लिए कुछ नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा. इसका मतलब यहाँ जब आप चार्ज लेके आएंगे तो आप इंडिपेंडेंटली ले आएंगे और कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. नो वर्क विल बी डन. नो वर्क डन. नो वर्क डन in bringing the charge. In bringing the charge, the Q1, the charge Q1. Okay, because there is no electrostatic force to work against it, right? अब आप जब ये चार्ज यहाँ आएगा इट क्रिएट इट्स ओन पोटेंशियल अराउंड दैट पॉइंट. राइट. तो यदि आपको इसका इस चार्ज के प्रेजेंस से इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या देखना है कि आप यहाँ बैठ के आपके पास एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए इसकी पोटेंशियल को चेक करने के लिए. तो मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा. तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा? वो होगा वही फार्मूला आप लगाएंगे. इट इज़ 1/4πε0. जिस चार्ज की आप बात कर रहे हैं वो Q1 है और जहाँ से आप देख रहे हैं वो R1P. इस डिस्टेंस को मैं R1P मान लेता हूँ कि पहले चार्ज का P पॉइंट से कितना डिस्टेंस है. ओके. ये आपको शायद समझ आ गया. राइट. अब सिस्टम ऑफ चार्जेस है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अभी आप एक चार्ज को लेके आए हैं. एक चार्ज को जब आप लेके आए हैं तो उसके अगेंस्ट कोई और चार्ज नहीं था जिसका जिस फील्ड की वजह से आपको वर्क रन करना पड़ता. अब आप एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं. यहाँ आप Q2 चार्ज लेके आ गए. जब आप Q2 चार्ज लेके आए हैं तो ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 के पोटेंशियल को फेस करेगा. मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. इसके बावजूद भी आपको यदि यहाँ इसको लेके आना है तो आपको काम करना पड़ेगा. ओके. सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट some another point at a distance you can say कि ये जो डिस्टेंस है ये कोई हो जाएगा R2P. राइट. सो इस पॉइंट तक जब आप Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसके लिए. जो वर्क डन होगा वो होगा Q2. बेसिक फार्मूला आप यहाँ देख लें. अब आपके पास जो वर्क डन निकालने के लिए चार्ज जिसको आप लेके आ रहे हैं वो Q2 है और पोटेंशियल जो है वो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज Q1. राइट. तो अब आपको यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये देखना है कि जब आपको पोटेंशियल निकालना होता है तो ये जो पोटेंशियल का फार्मूला आपके पास होता है द फार्मूला फॉर पोटेंशियल जो है वो होता है 1/4πε0. ध्यान से देखना है
ये वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है, और ये वो डिस्टेंस होता है जहाँ टेस्ट चार्ज आप लेके आते हैं और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। अब ज़रा देखिए यहाँ क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। अब आप जो अपना चार्ज Q2 है वो इस पॉइंट पर लेके आए हैं, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, ये आ गया Q2, और जो पोटेंशियल होगा, अब पोटेंशियल का क्या होगा, ये होगा 1/4πε0। अब जो फील्ड कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा, ये Q1 करेगा, और डिस्टेंस जो है अब R1P नहीं आएगा, दिस डिस्टेंस इज नॉट R1P नाउ। अब डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये जो चार्ज है ये सोर्स ऑफ फील्ड है, राइट? अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो काउंट करेगा, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, राइट? सो ये बन जाएगा, तो वर्क डन कितना हो गया, ये आ जाएगा खोल के Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। So this is some equation number 2, right? अब आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि आप लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस को आप यहाँ इकट्ठा करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन आपको ये बताता है कि यदि आप दो चार्जेस को असेंबल करते हैं, अब आप देखिए हमने कुछ पढ़ा था कि जो वर्क डन ड्यू जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स ये वन सेंटर टू अनदर सेंटर लगता है। दूसरा है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, ओके। और थर्ड है इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नंबर 4, इसमें जो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, इट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज एज दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखिए ये जो चार्ज है ये फोर्स इधर को क्रिएट करेगा QE, और आप जो चार्ज है इन्फिनिटी से इधर को लेके आ रहे हैं, सो दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यदि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो तो वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसलिए आप इक्वेशन नंबर 2 में जो वर्क वाला पार्ट है इसको अब आप रिप्लेस कर सकते हो, और आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया टू असेंबल टू चार्जेस 1 एंड 2, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दूंगा, ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम ऐसा करते हैं कि यदि अब आप तीसरा चार्ज लेके आते हैं, आप मान लो तीसरा चार्ज इस पॉइंट के ऊपर लेके आ रहे हैं, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। यू आर ब्रिंगिंग थर्ड चार्ज टू दिस पॉइंट, राइट? और एक कहाँ लेके आ रहे हैं आप तीसरा चार्ज, आपके अनुसार वो तीसरा चार्ज कहाँ है? आपके अनुसार वो जो तीसरा चार्ज है वो R3P डिस्टेंस के ऊपर है, और आपके अनुसार उस वहाँ पोटेंशियल कितना है जरा देखना, पोटेंशियल एट पॉइंट P। जब आपने तीसरा चार्ज लेके आना था तो पोटेंशियल वहाँ कितना था, 1/4πε0, ओके। जो आप देख रहे थे, आप अपने टेस्ट चार्ज से देख रहे थे, RQ1 अपॉन R1P और प्लस दूसरा चार्ज पॉजिटिव और R2P था, ओके। आपके अनुसार ये जो पोटेंशियल है ये तीसरा चार्ज वहाँ आकर फेस करेगा, राइट? जब आप तीसरे चार्ज को यहाँ लेके आएंगे, व्हेन यू ब्रिंग थर्ड चार्ज, ओके। सो इसमें आपको डायग्राम भी साथ में देखना है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ कि जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप तीसरे चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो आपको ये होगा कि जो तीसरा चार्ज हो गया और पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट सम पॉइंट, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज 1 एंड 2, राइट? सो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए जो Q3 है ये थर्ड चार्ज हो गया, ओके। और जो पोटेंशियल है उसको करने के लिए एक तो थर्ड चार्ज पहले चार्ज का पोटेंशियल फेस करेगा,
Q1/4πε0। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो R1P नहीं आएगा, क्योंकि अब ये सोर्स चार्ज है और ये इसका जो फील्ड है इसको इनकाउंटर करेगा, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा R13। तो 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो आएगा प्लस। अब आपके लिए थोड़ा सा स्याही का रंग हम बदल देते हैं, ये लो। दूसरी बार क्या होगा, और दूसरा चार्ज है उसको दिखाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए दूसरा चार्ज हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसा ही रहेगा। और अब आप देखिए दूसरे और तीसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, और उसको आप ऐसे मार्क कर सकते हैं ऐसे करके, ओके। R23 दूसरे और तीसरे के बीच में डिस्टेंस कितना है, और इसको आप बंद कर दीजिए, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ, ओके। सो नाउ यू कैन ओपन दिस इक्वेशन। अब ये भी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू असेंबल 1, 2 एंड 3 चार्जेस, राइट। सो ये आ जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई 4πε0 R23, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब जब आप दो चार्जेस की प्रेजेंस में यदि तीसरे चार्ज को यहाँ लेके आते हैं तो इतनी एनर्जी खर्च होती है, ओके। सो टोटल एनर्जी, अब हम स्याही का रंग फिर बदल देते हैं। टोटल एनर्जी required to assemble 3 चार्जेस। अब यदि आप तीनों चार्जेस को असेंबल करने के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड, ऐसे लिखते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके, बाय एडिंग ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 and 6 by adding equation number 3 and equation number 6, okay. So total energy is equal to, अब इसमें ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो पार्ट इसमें कॉमन है 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 इज कॉमन, और इसके अंदर क्या रह जाएगा, देखिए जरा ऑर्डर में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम Q1 Q2 को पहले लिख लेते हैं, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस, अब इसका नंबर आ जाएगा, ये देखिए। फिर हम लिखते हैं Q1 Q3 और डिस्टेंस क्या रहेगा R13, फिर हम इसका नंबर लगा देते हैं, है ना, प्लस आपके पास आ जाएगा Q2 Q3 डिवाइड बाई R23, ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब ये है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द 3 चार्जेस। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स प्रॉब्लम होती है उसमें ये मैटर नहीं करता। अब आपने क्या किया कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है, राइट। इसमें जो एनर्जी का जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें पाथ जो इंडिपेंडेंस है वो साफ नज़र आ रही है, कि जैसे आप पहले चार्ज को लेके आए Q1 को, और फिर आप चार्ज को लेके आए Q2 को, फिर आप चार्ज लेके आए Q3 को, ओके। और जो ये डिस्टेंस है ये है 1 2, और 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस है R13, और ये जो डिस्टेंस है ये है R23, ओके। सो इससे पीछे आप इस चार्ज को जब इन्फिनिटी से Q3 पॉइंट पर लेके आए, आप ऐसे लेके आए, हो सकता है आप इसको रेडियली इनवर्ड लेके आए, इसको आप किसी और तरीके से इस तरीके से लेके आ गए। सो ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से आप इस कन्फिग्रेशन को असेंबल करने के लिए आप किसी भी तरीके से आप चार्जेस को यहाँ लेके आए, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा
कि जब वो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, एक सिस्टम बनता है, तो उस सिस्टम में जब चार्ज असेंबल हुए हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एक लीनियरली कितने दूर है। दिस इज ओनली वन थिंग दैट मैटर इन द इक्वेशन। ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, कि जो फाइनली जो एनर्जी है ऑफ द सिस्टम वो डिपेंड करती है कि जो चार्जेस उसका साइन क्या है और वो लीनियरली एक दूसरे से कितने दूर है। एक चीज़ आपको और यहाँ से लर्न करना है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में बहुत यूज़फुल होगा, कि जैसे मैं दो चार्जेस को असेंबल करने के लिए एक एग्जांपल आपसे ले लेता हूँ, कि हमारे पास एग्जांपल इक्वेशन नंबर 3 है, U12 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R12। देखिए इसमें ऐसा होगा कि यहाँ लिख दें, इफ इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस का साइन सेम है। यदि आप दोनों चार्जेस सेम साइन के चार्जेस को आप असेंबल करते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, राइट। ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, और इसका आंसर यदि पॉजिटिव आता है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जो है वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव। दूसरा केस है, इफ Q1 और Q2 जो है वो लेस देन 0 आएगा। तो लेस देन 0 कब आएगा? ये दोनों में से एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, या ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो जब आप सिमिलर चार्जेस को असेंबल करते हैं तो पॉजिटिव वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी। ओके, और यदि आप ऑपोजिट चार्जेस को असेंबल करते हैं तो हमेशा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। दिस मीन्स एनर्जी नेगेटिव होती है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू लर्न एज अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई थिंक you have understood it well. So now I will move for some one problem for you. I will preface to add one more page to do one problem with you. अभी एनसीईआरटी की हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम इसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कि वो आपसे पूछता है कि यदि आपके पास चार चार्जेस हैं, कुछ समय इसका डायग्राम हम बनाते हैं, तो आपको इसको एंजॉय करना है कि आपके पास कोई चार पॉइंट है। इसके साथ की प्रॉब्लम है, आप एनसीईआरटी की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। ए पॉइंट है, वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये बी पॉइंट है, वहाँ नेगेटिव चार्ज है, और सी पॉइंट है, एक स्क्वायर है ये। This is a kind of square, so I'll try my best to draw a good diagram, but it is unfortunate that it is not so clear. So यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट सी के ऊपर, और यहाँ देखिए यहाँ डी पॉइंट के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब आपको जो थ्योरेटिकली आपने पढ़ा है उसको आपको अप्लाई कर जब आप करेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में बहुत अच्छे तरीके से उतर जाएगा। तो आपसे पूछा है कि यदि आपने इन चार चार्जेस को असेंबल करना है, अभी हमने तीन चार्जेस की प्रॉब्लम को किया था, अब हमारे पास चार चार्जेस हैं, यदि आप इन चार चार्जेस को असेंबल करते हैं तो आपसे सवाल ये पूछता है कि एग्जांपल नंबर 2.4 में कि कितनी एनर्जी आपकी खर्च होगी। ओके, सो एनर्जी खर्च करने के लिए हम सीधा एक एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हमारे पास यदि तीन चार्जेस के लिए हमने कैसे किया था कि यदि आप तीन चार्जेस को असेंबल करते हैं तो आपका कुछ फार्मूला इस तरीके का था, थोड़ा पेंसिल का रंग बदल देते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाएगा। 1/4 ऐसे आ गया, और इसमें है ये तीन चार्जेस को ले रहे थे तो यहाँ था Q1 Q2 अपॉन R12, राइट, और प्लस Q1 Q3 और R13 प्लस Q1। अब यदि चौथा चार्ज आ जाएगा तो हम यहाँ ऐसे कर देंगे Q1 Q4 R14। मतलब आपने पहले चार्ज को इन तीनों के साथ कंबाइन करके लिख दिया। अगला लिखिए, अब दूसरे को लिखिए Q2 Q3, दूसरा और तीसरा चार्ज और दूसरे और तीस के बीच का डिस्टेंस। फिर आ जाएगा दूसरा और चौथा चार्ज और दूसरे और चौथे के बीच का डिस्टेंस। फिर एक रह गया अब, और तीसरा और चौथा चार्ज और तीसरे और चौथे चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इतना काम करना है हमने, और एकदम से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इन चार्जेस को असेंबल करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी। ओके,
सो यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q1 हमें नोन है पॉजिटिव है, Q2 हमें नोन है माइनस है, Q3 हमें नोन है पॉजिटिव है और Q4 भी हमें नोन है नेगेटिव है। ओके, सो ऑपोजिट चार्जेस सिमिलर चार्जेस आर अरेंज्ड अलोंग द डायगोनल्स। सो अब हमें समस्या है कि देखिए हमें देखते हैं कि क्या हमें ये चीज़ें पता है। R12 ठीक है, इसको हम मार्क कर लीजिए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। बहुत साधारण सी प्रॉब्लम लगेगी आपको ये तीसरा हो गया और इसको चौथा हो गया। मैं अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग दे दी, यदि आप उल्टा-पुल्टा भी कर देंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो और ये जो स्क्वायर है उसका जो एक साइड है वो डी है। तो आपको 1-2 में कोई समस्या नहीं। हाँ, 1-3 में आपको समस्या है कि क्योंकि 1-3 यहाँ नोन नहीं है। तो हम इसका ही पहले अननोन को नोन में कन्वर्ट कर देते हैं कि यदि ये भी डी है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम डी। क्लियर? सो जो बीच वाला पार्ट है वो अंडर रूट 2d हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया d, ये वाला पार्ट हो गया अंडर रूट 2d। सो आर 1 4 1 4 भी d है। तो इसका मतलब या तो आपको एक लीनियर सेपरेशन जो चार्जेस के बीच में है उसका डिस्टेंस जो d हमेशा रहेगा, और जो डायगोनल सेपरेशन है उसका जो डिस्टेंस है अंडर रूट 2d रहेगा। मुझे लगता है कि शायद इसके बीच में भरने के बाद आप इसको बड़ी कंफर्टेबल इसको सॉल्व कर दें। जरा पेंसिल का रंग बदल दें। तो ये लो जी, अब आपका मूड शांत करने के लिए हम हरा रंग ले आते हैं। ओके, सो देखिए इसमें आपके पास आ गया u, है ना, ये आ जाएगा 1/4πε0। और देखिए Q1 जो है वो प्लस Q है, ये Q, और Q2 जो है वो माइनस Q है, तो ये हो जाएगा Q इंटू दिस माइनस Q स्क्वायर अपॉन डी आ जाएगा। ओके, पहले पार्ट से प्लस Q1 Q3 से प्लस Q स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और बीच का डिस्टेंस जो R है वो अंडर रूट 2D हो जाएगा। आगे चलिए आप, प्लस अब Q1 Q4 1 और 4 नेगेटिव है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस Q स्क्वायर अपॉन 1 4 का डिस्टेंस जो है वो D है। फिर आप चलिए आगे, Q2 और Q3 का जो डिस्टेंस है ये दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं, तो Q2 एंड Q3। ओके, सो अपोजिट है तो माइनस Q स्क्वायर आएगा अपॉन डी आ जाएगा। अब आपके पास आ गया Q2 और Q4, तो यहाँ फिर डायगोनल डिस्टेंस है बीच में, तो और ये चार्जेस सेम है, तो ये प्लस आएगा Q स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2D, जो डायगोनल साइड है अंडर रूट 2D है। और Q3 Q4 अब लास्ट है, ये चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो ये प्लस और ये माइनस Q स्क्वायर अपॉन डी ही आएगा। ओके, सो अब आप ऐसा करिए, पेंसिल का रंग बदल देते हैं क्योंकि इससे आपका मूड अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर के बाद लाल कर देता हूँ तो आप एक्टिव हो जाएंगे। ये हो गया u इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, सो आगे देखिए आपके, अब आप एक जैसे जो हैं उनको जोड़ दीजिए। माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, 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 तो 4 बार हो गया ये, तो इसको हम लिख देते हैं -4 टाइम क्यू स्क्वायर अपॉन डी, राइट। और ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d एंड दिस इज 1। ओके, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, ये तो 2 बार है ये, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं +2 टाइम क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 इंटू डी, राइट। सो इसको आगे आगे करते हैं, u इज इक्वल टू, पेंसिल का रंग बदल देते हैं, इससे आपके मूड मूड बदल जाता है। अब नीला कर देते हैं, तो अब देखिए इसमें क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0d। अब देखिए बोला अंदर आपके पास क्या रह गया, मैं माइनस को भी कॉमन निकाल लूँ, चलो -4 प्लस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ बोला अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये भी तो 2 ही होता है ना, तो ये आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को आप कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 d and this is 4 minus under root 2, राइट। सो इस पार्ट से आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, और जो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो है नेगेटिव होगी इन असेंबलिंग ऑल दिस फोर चार्जेस। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू यूज इट। और यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपको एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो आपके साथ यहाँ ये बताया है। इसके पार्ट पर आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ अब आगे आपसे पूछते हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप चलें तो कि चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ E। यदि आप यहाँ एक चार्ज को लेके आते हैं, पेंसिल का रंग बदल दें, लो। अब आप यदि एक चार्ज को यहाँ लेके आते हैं, यहाँ रखते हैं, तो पूछा गया आपसे कि एंड फिक्स एट द कॉर्नर एंड हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो ये असेंबल करने के, जब आपने चार चार्जेस को असेंबल किया तो आपको काम करना पड़ा जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला आपके साथ। यदि आप Q0 चार्ज को सेंटर में लेके आते हैं तो क्या आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको ज़रा यहाँ बताते हैं कि जो यदि आपको जितना भी काम करना पड़ेगा वो आपको वर्क डन कैसे आएगा। जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं और जहाँ लेके आ रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर वहाँ पोटेंशियल कितना है, राइट। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है। तो इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं तो Q0 को तो हमें कुछ इसको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जस्ट ये देखना है कि जिस ई पॉइंट के ऊपर आप लेके आ रहे हैं वहाँ इन चार चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना बनता है। तो किसी एक चार्ज की वजह से यदि आपको पोटेंशियल निकालना हो ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि आप एक कांस्टेंट लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जिस चार्ज जो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको लिख दो, और जहां आप चार्ज को लाना चाहते हैं, टेस्ट चार्ज को लाना चाहते हैं, उसका डिस्टेंस लिख दो। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, अब मैं सीधा ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के ये चारों ही चार्ज ई पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब मुझे पोटेंशियल ई के ऊपर निकालना है तो मुझे चार चार्जेस, कोई प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस, ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इसकी कोई समस्या नहीं। ओके, अब मुझे क्या देखना है कि क्या मुझे पता है कि ये जो ई पॉइंट है इन चारों चार्जेस से कितना दूर है। तो इस सेंटर में है, स्क्वायर है, इसका मतलब ये डिस्टेंसेस बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि यदि मैंने इसको कोई आर लिख दिया तो ये भी आर ही होगा। ओके, तो ये भी आर ही होगा और ये भी आर ही होगा। ओके, अपने आप हम बना लेते हैं। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ई क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो कोई खराबी करेगा नहीं। ओके, तो पहला आ गया चार्ज पॉजिटिव है, डिस्टेंस आर है। दूसरा है चार्ज माइनस है, डिस्टेंस आर है। तीसरा है चार्ज प्लस है, डिस्टेंस आर है। चौथा है चार्ज माइनस है, डिस्टेंस आर। गौर से देखिए, ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो मैं ये लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0। अब आपकी कॉमन सेंस खुद कहेगी, आप इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए कि यदि आप चार्ज Q0 को E के ऊपर लेके आते हैं तो वहाँ पोटेंशियल 0 है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझ लिया होगा, और आप एग्जाम्पल नंबर 2.4 से क्वाइट फेमिलियर होंगे। और इसी के साथ इस न्यूमेरिकल के साथ इस आर्टिकल या वीडियो को इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा। और यदि कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।